गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सोमेश्वर आर्ट ऑफ लिंक संस्था की तरफ से आप सभी का योग वशिष्ठ के 23वें सत्र में स्वागत करता हूँ। अपने मेंटर यतीन जोशी जी भी अपने साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम यतीन। Good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization. Our mentor Yatin has also joined with us. Welcome Yatin. Thank you. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Let's begin. नियति। जगत में सारे व्यवहार नियमित रूप से होते दिखाई पड़ते हैं और प्रत्येक वस्तु का स्वभाव निश्चित है। इसका कारण यह है कि जगत की सृष्टि के आदि में प्रजापति ने जगत के ठीक चलने के निमित्त वस्तुओं का स्वभाव निश्चित कर दिया था और प्रलय पर्यंत प्रत्येक वस्तु अपने निश्चित स्वभाव के अनुकूल कार्य करती रहती है। सृष्टि के आदि में परमात्मा अपने अनंत और विचित्र अलग अलग प्रकार वाले रूप को इस प्रकार नियमित कर लेता है कि ऐसा होने पर ऐसा होना चाहिए। इस नियम का नाम नियति है। यह वस्तु इस प्रकार का व्यवहार करेगी अथवा यह ऐसी है। यह नियम अटल है और अवश्य होने वाला है। इसका उल्लंघन रुद्रादि देवता तक भी नहीं कर सकते। कोई भी, चाहे वह शिव हो अथवा विष्णु, चाहे सर्वज्ञ हो अथवा बहुत बड़ा ज्ञानी हो, नियति को नहीं बदल सकता। सृष्टि के आदि में जो रचना जिस नियम से होने लगती है वह सदा ही आज पर्यंत उसी नियम के अनुसार चल रही है। महाशिव तक इस नियम से नियंत्रित होते हैं। इसका नाम इसी कारण से नियति है कि तृण से लेकर ब्रह्मा तक का व्यवहार इसी के द्वारा नियंत्रित होता है। नियति का आरंभ अकस्मात घटनाओं से ही होता है। जगत में कार्य कारण रूपी नियति का चारों ओर साम्राज्य है, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है। लेकिन यह कार्य कारण संतति यानी माता, कार्य कारण जननी अकस्मात ही आरंभ हो जाती है। लेकिन उसका भी कोई उद्देश्य है ऐसा नहीं है, और एक बार आरंभ होकर अटल रूप से स्थित हो जाती है। स्वप्न में नियति अनियति का क्या स्वरूप है? स्वप्न में जब जैसा अनुभव हो जाए वही उस समय नियत ज्ञान होता है। इसी प्रकार इस दृश्य जगत रूपी मिथ्या भ्रांति की क्या स्थिति, क्या अवस्था, क्या नियति और क्या अवश्यम भाविता, ऐसा होना चाहिए। और इस प्रकार का नियम ऐसा होना ही चाहिए। इस प्रकार का नियम अवश्यम भाविता, अनिवार्यता, मतलब अनिवार्य नहीं, कंफर्म क्या कहा जा सकता है? अर्थात जो जिस समय जैसा हो गया वही नियत जान पड़ता है। नियति पुरुषार्थ की विरोधी नहीं है। बहुधा लोग ऐसा सोचा करते हैं कि यदि संसार में सब बातें नियमित हैं और कार्य कारण नियम अटल हैं तो फिर पुरुषार्थ करने से क्या होगा? जो होना है वही होगा, फिर हाथ पैर पीटने से की क्या आवश्यकता? वशिष्ठ जी के मतानुसार ऐसा सोचना ठीक नहीं है। वे स्पष्टतया कहते हैं, इस प्रकार की दृष्टि का आश्रय लेकर बुद्धिमान आदमी को पुरुषार्थ का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। नियति पुरुषार्थ के रूप से ही जगत की नियंत्रणा करती है। नियति पुरुषार्थ के रूप से ही जगत की नियंत्रणा करती है, अर्थात पुरुषार्थ द्वारा ही नियति सफल होती है। पुरुषार्थ और नियति में कोई विरोध नहीं। पुरुषार्थ द्वारा
पुरुषार्थ द्वारा फल की प्राप्ति होती है, यह भी नियति का ही एक अंग है। प्लीज लिसन टू दिस। पुरुषार्थ द्वारा ही फल की प्राप्ति होती है, ये भी नियति का ही एक अंग है। यदि उचित कारण पुरुषार्थ द्वारा उपस्थित नहीं किए जाएंगे तो भला इच्छित फल कैसे प्राप्त होगा? Isn't this clear? प्रबल पुरुषार्थ कभी कभी नियति को भी जीत लेता है। यह मन जिस प्रकार की नियत कल्पना करता है, वह उसी प्रकार कभी नियत और कभी अनियत पदार्थों की कल्पना करता रहता है। इस प्रकार से यह मन अपने संकल्पित पदार्थों की भांति नियति का भी कल्पना करने वाला है। ये मन ही नियति की कल्पना करने वाला है। नियति को भी कभी अनियति बना देता है। यह जीव अपने पुरुषार्थ के कारण ही पुरुष कहलाता है। यह जैसे जैसे संकल्प करता है, संसार में वैसे ही होता है, अन्यथा प्रकार से नहीं। अर्थात वास्तविक कर्ता जीव का संकल्प ही है, नियति नहीं। नियति तो नियमित रूप से प्रकट होने का नाम है। नियति सृष्टि का नियम है, सृष्टि करने वाली नहीं है। वो तो पुरुषार्थी है। कमिटेड skillful efforts. अभी हम लोग सुन रहे थे ऋषि नित्य प्रज्ञा जी को, और आज का जो 15th सेशन था, वो 15th सेशन आज उन्होंने नियति के ऊपर भाष्य किया। हालांकि बहुत ही छोटा वीडियो था ये, 6 मिनट का वीडियो। तो वैसे भी we started 15 minutes late today, so we will stop here. We'll get to hear more from Yatin today. सो यतिन जी को भी हम सुनेंगे नियति के बारे में, और उनको जो एक्चुअली जो बातें करने हैं योग वशिष्ठ के बारे में। तो यहाँ पे 3 कीवर्ड्स की बात हो रही। 3 कीवर्ड्स बेसिकली कौन से? तो नियति की बात हुई, दूसरा हुई पुरुषार्थ की बात, और तीसरा हुई मन की बात। तो भी ये तीनों को समझना बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देगा मन में और विल मिस द बस। सो बेसिकली नियति माने क्या है कि जो प्रकृति का स्वभाव है, माने जल है तो जल का स्वभाव है ठंडा करना, तो वो ठंडा करेगा। अग्नि का स्वभाव है जलाना, तो वो जलाएगा, उसके अंतिम में आपको जलाएगा। ये जो स्वभाव है प्रकृति के, जो नियम है, ये प्रकृति के नियम से बोले कोई परे नहीं है। ये एक बात बताई, लेकिन प्रकृति के नियम से परे नहीं है, लेकिन वो जल का प्रभाव करके कोई बैठ के उसका जलाभिषेक के रूप में ये कर रहा है, उपयोग कर रहा है। कोई उसी जल का अपने पेट में डालने के लिए यूज कर रहा है, कोई उसी जल का हाइड्रोलिक एनर्जी जनरेट करने के लिए प्रयोग कर रहा है, या कोई साइंटिस्ट उसका H2O लेके उसका विभाजन करके हाइड्रोजन अलग कर रहा है या ऑक्सीजन अलग कर रहा है। देखो जल वही है, लेकिन उसका उपभोग अलग अलग तरीके से अलग अलग कर रहे हैं। लेकिन जल अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, वो नियति के अनुसार जो उसका स्वभाव है उसके अनुसार वो कार्य करता रहता है। तो सारी प्रकृति है, उस प्रकृति में प्रकृति का अपना अपना स्वभाव है। तो आप लवंग खाओगे तो लवंग का स्वभाव है, आप दूध पियोगे तो उसका स्वभाव है, दूध से घी बनाओगे तो उसका स्वभाव बदल जाएगा, घी का अपना स्वभाव है। हर चीज का अपना अपना स्वभाव है। ये हो गई आपकी नियति। आगे चल के बोलते कि जो नियति है वो तो है, उसके अनुसार ही चलता है, उसको ना ब्रह्मा बदल सकता है ना शिव बदल सकता है। तूप का जो स्वभाव है तूप का स्वभाव है, घी का जो स्वभाव है घी का स्वभाव है, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो फिर क्या? लेकिन जो पुरुषार्थ आ जाता है, वो पुरुषार्थ वाली बात वहां पे आ जाती है कि जल को आप पानी के अंदर डाल रहे हो शरीर के अंदर, या जल को से आप एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, या जल से आप H2O बना के साइंटिस्ट का तरह उसको विभाजन कर रहे हो। ये क्या हो गया? पुरुषार्थ हो गया।
जल का स्वभाव, जल का जो है वैसे ही रहेगा, नियति वैसी ही रहेगी, लेकिन उसको आप अपने पुरुषार्थ के भांति जिस तरह से यूज करते हो उस तरह से उसका फल आपको मिलेगा। ये दूसरी बात हो गई। आगे चल के बोलते कि जो मन है, ये मन ही इसकी कल्पना कर रहा है। तुम्हारा मन ही तुम्हारी नियति की कल्पना कर रहा है, तुम्हारे मन ही तुम्हारा अनियति की कल्पना कर रहा है। तो तुम्हारे मन में जो संकल्प उठ रहे हैं, वो संकल्प के भांति सब कुछ तुम्हारे साथ घटित हो रहा है। दिस इज थर्ड एस्पेक्ट बता दिया यहाँ पे कि तुम्हारे मन ने जो कल्पना कर लिया उसी तरह से तुम्हारी नियति को बना लिया तुमने, और तुम्हारे इससे जो संकल्प तुम्हारे मन में, प्रकृति के जो ये है वो और उसके साथ से परिस्थिति वो सारी वैसे ही उत्पन्न होने लगती है। तुम्हारी मन की ही ये कल्पना है। नियति और सृष्टि का ये नियम होता है। बस नियति बोलते हो सृष्टि चलाने का एक नियम है, उस नियम में सब कुछ चलता है। लेकिन बोलते पुरुषार्थ से कभी कभी आप नियति को भी जीत लेते हो। तो वो संभावना, माने देखो योग वशिष्ठ में संभावनाओं की कोई कमी नहीं, कोई मतलब ये छोड़ा ही नहीं। ऐसे बोलते कि पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, बिकॉज जो है उसको हम लोग ठीक से लॉजिकली समझ नहीं पाते, इसलिए जो जिस चीज को हम लोग अपनी बुद्धि से समझते हैं लिमिटेड है बोलते, लेकिन ऐसा है नहीं। इट्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ एंडलेसनेस, एंडलेस पॉसिबिलिटीज यहाँ पे। तो उसकी जगह जरूर रखना अपनी लाइफ में, भले ही वो अपने बुद्धि पे लेवल पे, उस बुद्धि के स्तर पे वो चीजें समझ में ना आए। तो बोलते गुरुदेव बोलते कुछ जान के चलो और कुछ मान के चलो। हैव दैट बिलीफ समवेयर, कीप दैट स्पेस फॉर दैट बिलीफ आल्सो, बिकॉज बिलीफ होता ही उस चीज के प्रति जिसको हम लोग जानते नहीं। दोस थिंग्स वी डू नॉट नो, उसके प्रति ही अपना बिलीफ लगता है, वहीं पे श्रद्धा काम में आती है, वहीं पे भक्ति काम करती है। With that note, we'll hand it over to Yatin ji. Yatin ji, please continue whatever you would like to talk about this, or you want to continue with other aspects of Yoga Vashishta. And we'll also talk about कि अपने पास बुक भी है, तो हम अपने सारे ऑडियंस को एनकरेज करेंगे कि दे बाय अ बुक एंड वील गिव देम द होमवर्क। तो इस पेज से इस पेज के पढ़ के आओ, ऐसा कुछ करेंगे, वील डू दैट। सो उससे ज्यादा कनेक्टेड ना हो तो बढ़ जाएगा, लोगों का पार्टिसिपेंट बढ़ेगा और डिस्कशन नेक्स्ट लेवल पे चला गया। एक संकल्प मत उठाए मन में आज, तो आप डिस्कस करेंगे हम लोग इसको, विल फॉलो दैट इफ यू अलाउ ऑब्वियसली। थैंक यू, जय गुरुदेव। ये आज सुबह ही इसके बारे में विचार कर रहा था कि हम सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे हैं, ऋषि नित्य प्रज्ञा जी जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, लेकिन सिद्धांत समझने के लिए पहले कहानी पता होनी चाहिए। तो सोच रहा था कि योग वशिष्ठ का एक प्रॉपर सिक्वेंशियली सीरीज अगर हो जाए और उसके बाद फिर सिद्धांत समझे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, राइट। तो अभी ये शुरू कर चुके तो करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन हम उल्टा भी कर लेंगे, सिद्धांतों को रिट्रोस्पेक्शन में जाके देखेंगे कि हाँ हमने ये कहानी पढ़ी थी और वहां पे सिद्धांतों की बात ऐसी हुई थी। इस तरह से हम कुछ कर सकते हैं। आज के टॉपिक के बारे में ठीक है नहीं, ये ऐसा ओके। आज की तारीख में आज जो हमने पढ़ा मेरे ख्याल से काफी क्लियर था, उसमें कोई ऋषि जी ने या वशिष्ठ ऋषि ने उसमें कोई डाउट्स नहीं रखे। अगर थोड़ा कुछ मन में संशय है तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा उसको एक्सप्लेन करने की। हमारे साथ जो भी होता है या इस क्रिएशन के बारे में अगर कुछ कहा जाए ना, तो नियति के अलग अलग रूप है। एक रूप है कि किसी चीज की टेंडेंसी ऐसी होती है, ऐसा डिफाइन किया गया है, ठीक है। जैसे सोमेश्वर जी ने बताया कि पानी ठंडा होता है, अग्नि गर्म होता है, उसका हाथ लगाएंगे तो हमको ऐसा फील होता है। वायु है, उसका स्पंदन है, वो बहता रहता है, ये हर एक की टेंडेंसी है। तो ये नियति हो चुकी है उनकी। उसके बाद लेकिन ये जो सारी चीजें हैं ना, इनको हम क्या कहेंगे, सजीव ऐसे नहीं कह सकते। उसमें चेतना है, लेकिन सजीव की डेफिनेशन योग वशिष्ठ में थोड़ी अलग दी गई। सजीव मतलब क्या कि जिनके अंदर वायु बहता है अंदर की तरफ, ओके, वो सजीव कहे गए हैं। तो पेड़ को सजीव कहते हैं क्या? तो पेड़ सजीव नहीं है, प्राणी सजीव है क्योंकि वो ब्रीदिंग करते हैं। पेड़ के अंदर वायु का प्रभाव या फ्लो हमें ऑब्जर्व नहीं करता। और यही कई बार वेज नॉन वेज के बारे में जब डिस्कशन होता है कि लोग कहते हैं ना कि जानवर को खाना मतलब
अगर नॉनवेज है उसको मारना हिंसा है, तो पेड़ को भी मारना फिर हिंसा ही है, उसमें भी जान होती है, राइट। तो इन दोनों में फर्क है, प्राणी और पेड़ में। पेड़ों में जो जीवन है उसका स्वरूप अलग है, उसमें उसको सजीव नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसमें फ्लो नहीं होता। वो एक बेसिक डिफरेंस होता है सजीव और निर्जीव का। तो जहां जहां भी सजीव है उनके साथ भी उनकी नियति जुड़ी हुई है। वहां पे दो तरह की बातें आती हैं जो सजीव है उनमें। एक पहला प्रश्न आता है कि उनको एफर्ट्स, और दूसरा है विचार। हमारे साथ हम जो भी कुछ कर रहे हैं या जो कुछ हो सकता है, तो वहां पे हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मेरे विचार किस तरह के हैं, उससे मेरे साथ कुछ कुछ हो सकता है, और दूसरे मेरे प्रयत्न क्या है, उससे मेरे साथ कुछ कुछ हो सकता है। जैसे प्रयत्न रहेंगे और उसके जो परिणाम होंगे वो मेरी नियति। अगर मैं परीक्षा दे रहा हूँ और मैंने पढ़ाई नहीं की, अभ्यास नहीं किया, तो नेचुरली जो, अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो वो मेरी नियति थी कि मैं फेल हो जाऊंगा, पढ़ाई नहीं की। तो नियति का स्वरूप क्या है कि ये किया तो वो होगा। हाँ, एक पहला स्वरूप था, ये ऐसा है, ये पहला स्वरूप। जैसा कहा पानी गर्म, पानी ठंडा होता है, आग गर्म होती है। दूसरा स्वरूप होता है कि अगर मैंने पढ़ाई की तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, नहीं की तो नहीं मिलेगा। ये नियति का दूसरा स्वरूप है। ठीक है, एक टेंडेंसी बताई गई है, दूसरा एक्शन ओरिएंटेड बताया है। तीसरा हमारा होता है विचार की तरफ, कि मेरे विचार कैसे होते हैं। ठीक है, और उन विचारों से मेरे साथ क्या क्या घटता है वो भी, और एक परिणाम है, वो भी नियति है। हमने अगर, और इसके बारे में देखा है कि हम अगर अच्छे विचार करते हैं, यहाँ पे मन की शक्ति काम में आती है। हम अगर अच्छे विचार करते हैं और अपने अच्छे विचारों से हम आजू बाजू में कुछ परिवर्तन लेकर आ सकते हैं, वहां पे एक्शन की कोई बात ही नहीं है। हम अपने आप में ही जो विचार कर रहे हैं वही हम देख रहे हैं। तो वो नियति वही करती है कि ऐसा विचार किया, इस तरह से आपने संकल्प किए, इस तरह से आपने कुछ मन ही मन बार 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 उसके बारे में सोचते गए, तो आपको जो परिणाम मिलने वाला है वो यही होगा। नियति यहाँ पे जो ऋषि जी बता रहे थे मन के बारे में, तो वो नियति का वो एस्पेक्ट है कि आपकी नियति आपके विचारों के हिसाब से होगी। ठीक है, और एक्शन के बारे में तो हमने सजीव और निर्जीव के बारे में बात की। निर्जीव की एक्शन कोई होती नहीं है, वहां पे उसका नेचर डिफाइंड है। सजीव के बारे में विचार और एक्शन दोनों के हिसाब से नियति होती है। तो पुरुषार्थ जो कहा गया है, आपने जो प्रयत्न करने हैं, वो एफर्ट्स हैं, वहां पे वही रिजल्ट आपको मिलेंगे जो आपने एक्शन की है। तो वहां पे नियति का स्वरूप क्या हुआ, पहले डिसाइडेड नहीं होती नियति। नियति का स्वरूप है ये करेंगे तो वो होगा, ये नियति। इसीलिए पुरुषार्थ हमेशा नियति के हिसाब से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि पुरुषार्थ करने के बाद जो आउटपुट है वो नियति है, उसके पहले नियति कभी तय नहीं होती। ठीक है, इतना ध्यान में रखें। मेरे ख्याल से ये काफी क्लैरिफाई कर सकता है, इसमें और कुछ ज्यादा सोचने के लिए नहीं है। हम कई बार देखते हैं कि लोग अलग अलग परिस्थितियों में होते हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरे साथ ये नहीं हो सकता, मेरे साथ वो नहीं हो सकता, तो ऐसी सिचुएशन में छोड़ देते हैं। वो छोड़ना गलत बात है। आपकी नियति आप तय कर रहे हो, कोई और तय नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रहे। यही क्लियर मैसेज इसका योग वशिष्ठ का है। मेरे ख्याल से इतना ही था आज का। यस यतीन, सो इससे रिलेटेड कल भी एक घटना हुई थी, उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा यहाँ पे। सोहम के साथ मैं कैरम खेल रहा था, बीच में जो टाइम मिला ना, वो केवीएससी केवीएटी चल रहा है, तो उन्हें बोला बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, बच्चों के साथ ऑब्जर्व करो उनको कैसे करते हैं, क्या करते हैं। सो दैट हैपेंड यस्टरडे, एंड आफ्टर द गेम ना, डैड खेल रहे थे, मैं खेल रहा था, सोहम था, एंड फिर डैड फर्स्ट आ गए, सोहम सेकंड आ गया, मैं थर्ड आ गए, 3 लोग खेल रहे थे। तो बोलते हैं देन वो बीच बीच में जो ज्ञान के डोसेस होते हैं वो चालू थे, तो उस वक्त कुछ आया उसको समझ में, तो ही सेड दिस। तो बोल रहा था कि देखो ये विनिंग एंड लूजिंग ना कुछ होता नहीं है, बोले इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ गेम, तो इसको बहुत ज्यादा सीरियसली मत लेना। देन बोलता है कि सी व्हाट आई प्लेड ना, जब मैं खेल रहा था तो दैट इज माई स्किल। बोलता है वो पुरुषार्थ वगैरह वर्ड उसने यूज नहीं किया, मैंने परसीव किया कि वो शायद स्किल माने वो पुरुषार्थ की बात कर रहा है। तो दैट इज माई स्किल ना, वो उसमें मेरा लक कुछ नहीं है, वो मेरे ऊपर है कि मैं जो करूंगा, वो मेरे ऊपर है कि मैं जो मेरा पुरुषार्थ करूंगा, दैट विल बी माई आउटपुट।
बट बोलते हैं कि देखो क्रिकेट हम लोग खेलते हैं तो क्रिकेट में जो बंदा क्रिकेट खेल रहा है उसका वो स्किल हो गया, उसका वो पुरुषार्थ हो गया। बट सामने वाला भाई बंदा क्या खेलने वाला है, या उसका कुछ सेटिंग चल रहा है, या उसका कुछ चल रहा है, मतलब वी हैव नो कंट्रोल ऑन द अदर पर्सन। जो दूसरा बंदा है वो क्या खेल खेलने वाला हो या क्या करेगा, उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। बोलता है दैट इज माई लक। हो सकता है कि वो आज गेम खत्म कर दे, मतलब खराब खेल जाए, तो मेरे को 2 रन करके भी मैं पहला आ जाऊं, या हो सकता है 15 रन करके भी मैं हार जाऊं। तो मेरा पुरुषार्थ करना है कि 2 रन करूं या 15 रन करूं, ये मेरे हाथ में है। बट जो सामने वाला है वो 2 पे आउट हो जाएगा या 4 पे आउट हो जाएगा, वो बोलते वो मेरा लक है। टॉकिंग अबाउट द लक एस्पेक्ट एंड द पुरुषार्थ का एस्पेक्ट, ये कुछ बताया। दिन उसके बाद में जस्ट स्टार्टेड प्लेइंग। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नियति भाग्य, जिसको हम लोग समझते हैं नियति बोलते हैं, एंड तुम्हारा पुरुषार्थ बोलते हैं। ये चीज यहाँ पे क्लियर होता है। ओब्वियसली दैट मन वाला एस्पेक्ट यहाँ पे उसने क्लियर नहीं किया, व्हाट ही थिंक्स अबाउट दैट, कि तुम्हारा नियति भी मतलब सब कुछ तो तुम्हारी ही कल्पना है, वो एस्पेक्ट नहीं कवर हुआ। बट ये 2 एस्पेक्ट उसने कवर किए कल। सो विद दैट विल ओपन द सेशन नाउ फॉर एनी क्वेश्चन एंड आंसर। और क्वेश्चन आंसर होते नहीं है तो फिर विल हैंड इट ओवर टू यतिन जी। यतिन जी विल कंटिन्यू। मन में कुछ प्रश्न है तो पूछिए, जरूर पूछिए। अच्छा, सिर्फ प्रश्न नहीं, डिस्कशन, आप चर्चा में हो, आपको कुछ लगता है तो हम भी उतने ही प्यार से सुनने के लिए तैयार हैं। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव, बोलिए। आज से ये लाइन बहुत अच्छी लगी। हम अगर दूसरे का अच्छा सोचते तो अपना भी अच्छा ही होता है। तो कभी भी दूसरे के बारे में खराब नहीं सोचना, कि इसका खराब हुए, इसका ऐसा हुए, ऐसा कभी भी नहीं सोचना, भाई उसका अच्छा हुए। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। ये बहुत बढ़िया है दादी, बिकॉज जो मन की जो तीसरा लेवल जो बताया ना, कि मन में जो संकल्प उठते हुए होने लगता है, और यदि आप साधक हो, साधना कर रहे हो ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, तो वो सिद्धियां जो प्राप्त हो जाती है, वो आप शुद्धि होते हो, जो विचारों की भी सिद्धियां हो जाती है। आपकी विचार में जो संकल्प उठता है वो फलित होने लगते हैं। तो फिर ऐसा अगर हो जाए तो किसी के बारे में गलत कैसे सोच सकते हैं। तो बिल्कुल कॉशियस रहना, वर्ड ऑफ कॉशन, बिल्कुल अच्छा ही सोचना, दादी ने जैसे बताया वैसे। यस दादी। या किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कविता जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? जय गुरुदेव। मतलब अभी आज का सेशन है उसके बारे में नहीं है थोड़ा, मगर ऐसे 3-4 दिन से मेरे मन में विचार चल रहे हैं कि हम ये जो भी सुनते हैं ना, तो आप बोलते हैं मनन करो और थोड़ा सा सोचो कि क्या है आगे, क्या है, मतलब कैसा है सब। मगर मेरा पता नहीं, अभी बहुत दिनों से ऐसा टेंडेंसी हुआ है ना कि आगे का कुछ सोचना ही नहीं है। मतलब कुछ सोचने जाती हूँ ना, मतलब किसी के बारे में, मगर करियर के बारे में, फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं है। तो मन कहता है मत सोचो, अभी का जो मोमेंट चालू है ना वो चलने दो, वैसा ही चलने दो। तो वो मतलब ठीक है या पता नहीं, मगर ऐसा हो रहा है कि मैं फ्यूचर के बारे में अभी सोचना ही बंद कर दिया है। अभी का जो चल रहा है ना, चलो अभी मुझे सब्जी काटनी है, सब्जी काट लो, अभी मुझे ये करना है, वही पे ही ध्यान देती हूँ। कोई आगे का, मतलब पहले रहता था ना ऐसा, हम थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा कुछ तो आता था मन में, हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, मगर अभी आ नहीं रहा है वो। आता भी है ना तो मन कहता है कि नहीं, वो सोचना ही नहीं है, मतलब ऐसी टेंडेंसी हो रही है। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखिए, कर्म करना हमारा काम है, ओके, हमारा धर्म है, और उसके लिए प्लानिंग की आवश्यकता है, तो वो तो करना ही पड़ेगा ना। सिंपल सी बात है, अगर आप पैसा कमा रही है, आपको वो डिपॉजिट करके रखना है, तो आपको कुछ ना कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। या तो आपको म्यूचुअल फंड में डालने पड़ेंगे, बैंक में डालने पड़ेंगे, फिक्स डिपॉजिट में, पोस्ट ऑफिस में, कुछ तो उसका प्लानिंग तो करना ही पड़ेगा ना। ये तो कभी नहीं हो सकता।
अगर कोई सीनियर्स है, उन्हें अपना मेरे बाद मेरी जनरेशन का, अगली जनरेशन का क्या होगा, उसका विल बना के रखना पड़ेगा। तो ऐसा तो होगा नहीं कि मैं आज ही जीऊंगा। जीने के लिए मन से आज में जी, एक्शन के हिसाब से आपको जो आपके धर्म है वो आपको पूरे करने हैं। उससे कोई मुक्ति नहीं, उससे कोई एक्सेप्शन नहीं है। बस अटैचमेंट ना रहे। आप श्री राम जी को देखिए, श्री कृष्ण जी को देखिए, उन्होंने कभी कोई प्लानिंग नहीं किया, ऐसा नहीं था। पूरा आगे का पूरा लंबा लंबा सोच के ही कर रहे थे। तो यहाँ पे तो पूरा प्लान पिक्चर में आता ही है, भविष्य के बारे में सोचना ही सोचना है, पर डर के नहीं करना कि काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। ये बात हमेशा मैं गुरुजी की ध्यान में रखता हूँ। डिसीजन मेकिंग में कभी प्रॉब्लम आता है, ये करो कि वो करो, तो कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम तभी आता है जब कोई दो पॉजिटिव चीजों के बीच में सोच रहे हो। तो चाहिए तो एक पेपर पे लिख के रखो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों के बारे में, और फिर पता चल जाता है। वरना पार्ले जी का बिस्किट खाना या मोनेको का खाना है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, बिस्किट खाना है कि लकड़ी खाना है, उसमें डाउट हो सकता है आपके मन में। तो वैसे ही प्लानिंग करना आपका धर्म है, ये नहीं हो। देखिए, मैं एक बात बार बार कहूंगा, स्पिरिचुअलिटी में, और हम ये जो योग वासिष्ठ पढ़ रहे हैं खास करके, और सारा स्ट्रेस हम पुरुषार्थ पे दे रहे हैं, तो ये कभी नहीं होना चाहिए कि आप योग वासिष्ठ पढ़ने वाले हो, आप भगवत गीता पढ़ने वाले हो, आप अध्यात्म में हो, योग प्राणायाम ध्यान क्रिया सब कुछ कर रहे हो, जिसका फायदा आपको शारीरिक और मानसिक और इंटेलेक्चुअल लेवल पे सभी पे हो रहा है। जिन जो मेडिटेशन करते हैं उनका इंटेलेक्ट शार्प है, जो प्राणायाम ध्यान कर रहे हैं उनकी बॉडी अच्छी है। तो ये अगर अच्छी एक चीज बन रही है, तो वो संसार से भागने के लिए नहीं है। इनफैक्ट वो संसार को काफी कुछ देने के लिए है। तो हमने शायद कुछ किसी सेशन में कहा था कि अपना एक एक सेकंड निचोड़ निचोड़ के उसका यूटिलाइजेशन करो, जीवन जियो, अपने लिए जियो, दूसरे के लिए जियो, पर डल होके बैठ के भागना नहीं। इतना तो हमें किसी ने नहीं सिखाया। गुरुदेव पता नहीं कितना घंटा सोते हैं, तो मैंने कई कहानियां सुनी, 2 घंटा 3 घंटा ही सोते हैं, कभी सोते भी नहीं है, राइट। तो ये जो सारे हीरोज हैं, इन्होंने अपना जीवन का एक एक सेकंड दिया है। श्री राम जी ने दिया है, श्री कृष्ण जी ने दिया है, आज के कई सारे लोग हैं। तो ये सारे स्टार परफॉर्मर्स हैं, और हमें भी स्टार परफॉर्मर ही होना है। इसीलिए एक कवि सेशन की सीरीज मैंने चलाई थी, उसका नाम ही था पुरुषोत्तम। हमें पुरुषोत्तम होना है, भाग के नहीं जाना है। तो प्लानिंग करना मेरी जिम्मेदारी है ही है, उसमें कोई नहीं। और करेंगे तो एकदम सुपर करेंगे, ऑर्डिनरी नहीं करेंगे। हम ये जो सुन रहे हैं ना, योग वासिष्ठ सुनने वाले जीव हैं, ये ये 700 करोड़ लोग जितने हैं पृथ्वी में, उनमें से सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी में आते हैं, ये समझ लीजिए। उससे कोई हम नीचे नहीं है। कितने लोगों को योग वासिष्ठ, हम ही में से देख लीजिए, कितने लोगों को जीवन के कितने समय तक योग वासिष्ठ शब्द ही नहीं सुना था। फिर बाद में सुना कि किसी ने बोला है इसके बारे में, इसके बारे में देखो सुनो करके। तो कभी तो जाके पता चला कि अच्छा, इसकी बेसिक कहानी ये है कि श्री राम जी के जीवन में कुछ तो एक मोमेंट आया था जहाँ पे ये डिस्कशन हुआ था। तब तक योग वासिष्ठ नाम की बात सुनी थी, उसके बारे में पता नहीं था। आज ये है कि सोमेश्वर जी के माध्यम से हमें ये सारी अपॉर्चुनिटी मिली है कि इसका ज्ञान सुनने को मिल रहा है। उन्होंने इतने सारे एफर्ट्स लिए, और लोग आके शेयर कर रहे हैं। हम आपस में ही सारे साधक हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये अगर जीवन में हो रहा है, तो ये नेचुरली इसके लिए नहीं है कि हम डल बने, डिस्पैशन में चले जाए, सब कुछ छोड़े। ये इसलिए है, भगवान ने दिया है तो इसलिए दिया है कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करके अपने जीवन का अच्छा उपयोग करो, किसी को दो, बांटो, राइट। खाली अपने लिए ही जीना है ऐसा नहीं है। तो ये समझ लीजिए, डलनेस के लिए, नॉन परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे स्कोप नहीं है। कॉन्ट्रेडिक्ट होता है ना, कि जिसका इंटेलेक्ट बहुत शार्प है, जिसका शरीर बहुत अच्छा है, जिसकी एनर्जी काफी अच्छी है, वो परफॉर्म ना करे, ऐसे कैसे हो सकता है? उसको तो सुपर हीरो ही बनना है, ठीक है। तो ये इंप्रेशन कभी मत क्रिएट होने देना कि ये स्पिरिचुअल है, इसका मतलब ये कुछ नहीं करेगा, भाग जाएगा। ये इंप्रेशन हमको नहीं देना है, उल्टा इंप्रेशन देना है। लोगों ने कहना चाहिए कल, इससे रिलेटेड मैं यूजुअली कहना नहीं चाहता, लेकिन कल हम अपने कुछ लोगों के साथ एक पर्टिकुलर एरिया में उनके सक्सेस की बात कर रहे थे। तो मैंने नेचुरली कह दिया कि वही सेम चीज, सही सेम नॉलेज लेके लोग एक्शन करते हैं, कुछ तो करते हैं, लेकिन 2-3 लोग स्पेसिफिकली सक्सेसफुल है और बाकी लोगों को उतना सक्सेस नहीं मिल रहा था। तो मैंने कह दिया कि 2-3 लोग जो है ना, वो डेली क्रिया साधना करते, सुबह जल्दी 4 बजे 4:30 बजे उठ के अपना काम कर लेते हैं, शायद इसी वजह से उनको सक्सेस आ रहा है। ये बात लोगों ने कहनी चाहिए कि अरे, ये क्रिया करने वाला बंदा है, ये ज्ञान में रहने वाला बंदा है, इसीलिए लाइफ में सक्सेसफुल है।
उल्टा कभी सुनने को नहीं आना चाहिए। अपने ग्रुप में से तो कभी नहीं सुनने को आया, अगर आया तो मैं पकड़ के डांटूंगा। अच्छा, आप मुझे एक भी फेलियर नहीं चाहिए यहाँ पे, सारे के सारे सक्सेसफुल चाहिए। ठीक है, कभी ये कंफ्यूजन मत रखना मन में। नहीं ऐसा मतलब डलनेस तो नहीं आ रहा है कि करना नहीं है, मगर जो भी करती हूँ ना ऐसा आगे का सोचने का मन नहीं करता है। आज करती है ना, आज का जो है वो 100% करूंगी, आज की साधना है, मेडिटेशन है, वो 100% करूंगी, मगर नेक्स्ट वीक का और नेक्स्ट वीक का प्लानिंग वो अभी पता नहीं ऐसा हो रहा था। वो रहना चाहिए, वरना फेलियर होगा ना। इफ यू डोंट प्लान यू आर प्लानिंग फॉर अ फेलियर, ऐसा एक स्टेटमेंट है। अगर आपने प्लान ही नहीं किया तो फेलियर आ जाएगा। तो मैं सर कुछ कहें इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अपने अभी जून महीने का प्रोग्राम इज ऑलरेडी अनाउंस्ड, यू आर ऑलरेडी असाइन टू पर्टिकुलर टीम, ताकि आपका फोकस उसी टीम के ऊपर बना रहे। काशी भैया के 12 महीनों के एडवांस कोर्सेज आर ऑलरेडी अनाउंस्ड। What was that? That's a part of our planning, right? We executed it. When we executed it, when I was doing it, that time I was 100% doing that only. रात के 11:30 बजे बैठ के वो 12 एडवांस कोर्सेज के डेट अनाउंस किए, बिकॉज भैया ने बोला है ना, बोला तो पकड़ लो उसको, छोड़ो नहीं। उनका ही इज अ बीइंग ना, वो ऐसे पुरुष की बात ही नहीं है ना। वो बोल रहे तो मतलब बोल रहे, बस उसको पकड़ लो। तुमने बोला ना, उन्होंने परमिशन दे दिया, तुम जाके बस इसको एग्जीक्यूट करो। उस वक्त दिमाग मत लगाओ। बात क्या है कि यू आर गिविंग योर 100% टू अनाउंस नेक्स्ट 12 months की कोर्सेज, यू हैव डन इट, डन विद दैट, गिविंग योर 100%। ही एक्चुअली व्हेन मैंने बात किया उनके साथ, तो ये एक्चुअली बोलते कि क्या स्पीड है तुम्हारा, मतलब ही लिटरली अप्रिशिएटेड कि तुमने कितने कम समय में यू अनाउंस द 12 कोर्सेज। इट हैपेंड सो इन सच अ लेस पीरियड ऑफ टाइम, खटाखट खटाखट खटाखट, वो ऐसे जस्ट बहुत कम समय में अनाउंस किए हो। तो ये एक्चुअली अप्रिशिएट दैट, ही रिकॉग्नाइज कितने कम समय में ये 12 कोर्सेस अनाउंस कर दिए करके। सो ये होने लगेगा अपने हमारे सबके साथ होने लगेगा। ये प्लानिंग वानिंग की जो चीज है ना, एक मन के लेवल पर 100% देना उस एक्टिविटी में, तो ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट ये प्लानिंग वानिंग है ना, ये होता ही है, ये अपने हिस्सा बन चुका है अपनी लाइफ का, कि इट विल हैपन ऑटोमेटिकली। वी डू प्लान थिंग्स, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं प्लान करते। अभी आपके बच्चे का स्कूल चालू हो जाएगा, यू प्लान फॉर इट। उसका फीस पेमेंट करेंगे, यू प्लान फॉर इट। यू विल गो फॉर इंश्योरेंस, यू आर प्लानिंग फॉर इट। यू बॉट अ होम, यू ऑलरेडी प्लान फॉर इट। EMI, it's all, it has already been planned for it and you are going to plan for it. इससे मुक्ति नहीं मिलेगी आपको, मतलब वो मुक्ति है ही नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ योर रूटीन। उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। छोड़ने का कोशिश करो, देखो नहीं छोड़ सकते, कैन नॉट बी। कर्म कभी छूटते नहीं, किसी को नहीं छूटते कर्म। कर्म और अकर्म, जिसको एक्शन और इनएक्शन बोलते, दोनों भी कर्म है। इनएक्शन भी कर्म ही है अपने, उससे तो छुटकारा है ही नहीं। So just go with it. जो यति जी ने बताया ना, just ponder over it, it will come automatically. अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर ऐसा सचमुच में नहीं हो रहा है, तो then you allocate a time कि इस आधे घंटे में I will sit and I will give my 100% to planning only. टाइम निकाल के रख दो अपनी, वो टाइम स्लॉट एलोकेट करो कि मैं इस टाइम से इस टाइम फ्रेम में आई एम नॉट डूइंग एनी साधना, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम नॉट डूइंग माय ड्यूटी, आई एम सिटिंग एंड डूइंग planning my next 1 week or planning my next 1 month. Do that deliberately activity as a, and then उस वक्त उसको 100% दो, तो हो जाएगा। ओके, जय गुरुदेव। हाँ, किसी को कुछ प्रश्न पूछना है, बोलना है? देखो कैसे इंपॉर्टेंट चीजें बाहर आती है ना, अपने मन कॉन्सेप्ट बना लेता है चीजों का। इट्स इम्पोर्टेंट दैट हम लोग बातें करें, इसके बारे में चर्चा आज के करें। सेशन के बारे में ही बोलना है या दूसरा भी बोल सकते हैं? आपको जो बोलना है बोलिए दादी, जो मन में उठता है वो। अच्छा, हम रास्ते में चलते तो कभी सीधा रेट जलेली बड़ेली रहती है, तो हम तो देखते भी नहीं है कौन सी ब्रांड की है, कैसी है, और पाँव ऊंचा हो जा, अब पाँव ऊपर ले लेते, जले नहीं इसलिए। तो ये सब कौन कराता है? सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड अपने से पाँव ऊपर कराया। तो अभी जो हम खाना खाते वो तीखा लग रहा, तो कौन समझाता है? सबकॉन्शियस माइंड। तो एक टाइटैनिक पिक्चर है, उसमें ऊपर है ना वो चलाने वाला, नीचे चलाने वाला रहता है, और ऊपर वाला वो बताने वाला रहता है, ये बाजू जाओ बाजू जाओ। तो वो टाइटैनिक पिक्चर तो जिसने देखा उसको मालूम है। तो ऊपर वाला बोलता है लाइट राइट तो जाओ, तो राइट तो जाता है। फिर वो पहाड़ आता है ना, तो ऊपर वाला बोलना भूल जाता है, तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो तीसरी भूल,
ऊपर वाले थे भूल या चलाने वाले थे भूल? बहुत सही प्रश्न उठाया दादी ने। अल्टीमेट ऊपर वाली थी ऑब्जर्वर। भूल, चलाने वाले थी नहीं है। ऐसा ही अपना इधर एक कॉन्शियस माइंड है, ये सबकॉन्शियस माइंड है। हम कॉन्शियस माइंड में नेगेटिव विचार डालते हैं, इसलिए वो सबकॉन्शियस माइंड भी वही करता है। और पूरा दिन बोले घरे फिर कोरोना कोरोना, तो नेगेटिव विचार आप डाल दिए तो अपने तो वो बीमारी हो ही जाती है। मुझे अस्थमा की बीमारी थी और ये सब आपका प्रोग्राम देखते मेरी अस्थमा की बीमारी चली गई। बस ये मैंने कॉन्शियस माइंड में डाल दिया और सच्ची वो बीमारी चली गई। तो हम नेगेटिव विचार डालते हैं ना कॉन्शियस माइंड में, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो टाइटैनिक पिक्चर में जैसा बताया ना, ऐसा ही ऊपर जो बताने वाला था ना वो कॉन्शियस माइंड, और चलाने वाला था वो सबकॉन्शियस माइंड। तो कभी भी हम पॉजिटिव विचार ही डालना है। मेरे पास ऐसा हो गया, मेरा अच्छा हो गया, तो अपना काम पॉजिटिव होता है बस। बहुत गलत सोचते हैं कि हम लोग आके कुछ बता रहे लोगों को, सब शांति है, ये उठ चुके हैं लाइफ में अपने ऊपर। गुरुदेव ने इनको ऑलरेडी, तो बस सुनना है इनकी बातें, सुनो, देखो कितना बड़ा बड़ा ज्ञान की बात है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच दादी। हेलो, जय गुरुदेव भैया। हाँ जय गुरुदेव। हाँ, यतीन जी, मैंने आपके YouTube चैनल पे जो वीडियोस डाले वो देखे। बहुत ही अच्छी वीडियोस थे वो। और मेरा एक प्रश्न था, वो 2.5 घंटे का वीडियो जो है, सेशन, बड़ा सेशन है, उसमें आपने एक काकराज को लेके आए। काकराज वो कुछ कल्प जीता है, कुछ उसको बोलते कि प्राण शक्ति के बारे में बताया आपने। तो मुझे आपने बोला था कि भुसुंडी आख्यान है, वो सुनने के बाद अब जो प्राणायाम करते 3 स्टेज प्राणायाम वगैरह, तो उसको अलग एंगल से देखेंगे, तो उसके बारे में जरा एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, आपने पूरा पढ़ा क्या वो? हाँ, सुना ना, वो 2.5 घंटे का पूरा से वो भी सुना। वो भुसुंडी आख्यान आपने पढ़ा क्या किताब में? पढ़ा नहीं मैंने। अच्छा, सेशन अटेंड किए आपके यूट्यूब चैनल के। हाँ, नहीं वो है भुसुंडी आख्यान। आज कितना समय हुआ है? ठीक है। भुसुंडी कहानी है। भुसुंडी ये एक जिनको काकराज कहते हैं, कौवा है, और उनका वशिष्ठ ऋषि उनसे मिलने जाते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि खत्म होने के बाद भी वो जीवित रहे हैं। ये उनकी खासियत है। उन्होंने एक नहीं, कई सारे कल्प देखे, कई सारे वशिष्ठ देखे, कई सारे श्री राम भी देखे, कई सारे श्री कृष्ण देखे हैं, कई ब्रह्मा देखे हैं। उनके सामने ये सारी एक के बाद एक क्रिएशन होते जाता है, और वो फिर उन्होंने सबके सब देखे हैं। तो उनसे वो रहस्य पूछा गया कि इतने लंबे जीवन का रहस्य क्या है। और उन्होंने फिर वहां पे ये निर्वाण प्रकरण के शुरू में आता है, योग वशिष्ठ के जो सबसे आखिरी प्रकरण है, 6वां, और उसमें 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो निर्वाण प्रकरण का पार्ट 1 ये है, पहला हिस्सा, कि जहाँ पे उन्होंने प्राणायाम के बारे में बताया है। तो कहते हैं कि प्राणायाम के माध्यम से, और अलग अलग तरह के प्राणायाम बताए हैं कि हमारी जब हम श्वास लेते हैं, जब प्राणायाम करते हैं, तो हमारा ध्यान किस वक्त कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, शरीर के अंदर कहाँ होना चाहिए, शरीर के बाहर कहाँ होना चाहिए, ये सारी बातें डिटेल में उन्होंने बताई है। तो हमें थोड़ा उसके लिए संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी 5-10 मिनट में वो सारी बातें बताना मुश्किल है। लेकिन वो अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे जो 3 स्टेज प्राणायाम है, उसमें जिस तरह से हम प्राणायाम करते हैं, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ होता है, हमारा ध्यान अपने श्वास के ऊपर होता है क्या? अगर श्वास के ऊपर है तो कहाँ है एग्जैक्टली? श्वास ले रहे हैं तो ध्यान कहाँ है, श्वास छोड़ रहे हैं तो ध्यान कहाँ है? ये सारी बातें जब हम वो पढ़ते हैं तब क्लियर हो जाती है। उसके बाद ये भी पता लग जाता है कि 3 स्टेज प्राणायाम ऐसे ही क्यों है, कि हम श्वास लेते हैं, रोकते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो इस तरह से क्यों है, कितनी देर के लिए रोका जाता है, वो क्यों है, ये सारी बातें उसमें क्लियर हो जाती है। यहाँ तक कि सुदर्शन क्रिया के बारे में, क्रिया के बारे में ऐसा रेफरेंस नहीं है, लेकिन गुरु क्या कर सकते हैं और गुरु किसको कहते हैं, और इसलिए हमारे गुरुदेव गुरु क्यों हैं, ये भी एक रेफरेंस वहां पे आता है कि एग्जैक्टली गुरु किस तरह से आपको जो मुक्ति का द्वार है वो दिखा देते हैं। तो
उसका एक अनुभव कैसे करा सकते हैं, वो भी ये सारी बातों में यहाँ पे योग वशिष्ठ में आता है। तो वो काकभूषुंडी आख्यान कहानी उस पर जरूर पढ़नी चाहिए। उसमें काफी सारा नॉलेज प्राणायाम के बारे में दिया, एकदम डीप है वो। और बुक में अवेलेबल है वो सब, योग वशिष्ठ के, योग वशिष्ठ की बुक में अवेलेबल है वो आख्यान। हाँ ठीक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ वो पुस्तक पढ़नी चाहिए योग वशिष्ठ की, क्योंकि हर बात यहाँ पे एक्सप्लेन करना मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि मैं कुछ अपनी तरफ से बताऊंगा और आप अपनी तरफ से कुछ और समझ सकते हैं। आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, ये आपका अनुभव खुद का रहेगा। क्योंकि जैसे हमने अभी तक देखते आए ना कि जो मैं देख रहा हूँ वो मेरा क्रिएशन है, मैं ही अपनी तरफ से देखता हूँ। तो मेरे सामने अगर कुछ वाक्य लिखा गया है तो उसका अर्थ क्या है, ये मैं, मेरे लिए अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है। ये होता है ना संसार में, मजा तो कई बार आता है कि कोई कुछ कहता है, आपने ऐसे ही बातों बातों में कुछ कह दिया और आपका कहने का अर्थ अलग था, लेकिन पत्नी ने उसको कुछ और तरह के समझ लिया, तो हो गया, आज का खाना नहीं मिलेगा। इस तरह की बातें होती है जीवन में, है ना। तो उसमें और 2 वीडियोज है, व्हाट इज आफ्टर डेथ, बिफोर डेथ, आफ्टर डेथ, और सुसाइड, व्हाट वी रीड दूस। वो अमेजिंग बताया आपने, वो लेबर का एक्सपीरियंस तो बहुत ही जबरदस्त था। हाँ, मृत्यु और आत्महत्या, उसके बारे में भी मैंने वीडियोस दिए थे। हाँ, नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस बताया आपने। उसको देखने के बाद, सुनने के बाद कोई सोचेगा मैंने आत्महत्या करेंगे, फिर आपने बताया कि सब मन का ही खेल है, मन में सब होता है ना। लवण राजा की कहानी हमने लवण राजा की है, बहुत ही अच्छी। राइट, यहाँ पे भी इस सेशन में हो चुकी है वो, कि वही बात कही थी, लवण राजा की कहानी। और सारा मन का खेल होता है, दुख भी मन का होता है। तो आत्महत्या तो टिपिकली मन का ही दुख की वजह से होती है, ये बात वहां पे कही गई। तो विजय जी के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। विजय जी अपना पार्ट ऑफ द टीम है, ही इज डूइंग हिज सेवा, वंडरफुल सेवा। तो कल मीटिंग में भी उपलब्ध थे, तो मीटिंग में भी उन्होंने रिमाइंड करवाया मुझे कि वो आप प्लेलिस्ट में यतीन जी के वीडियोस का वो प्लेलिस्ट डालने वाले थे, आपके शायद छूट गया है वो उसको डालिए। तो विजय जी डेफिनेटली ये डाला जाएगा। यतीन जी के सारे जो लिस्ट है, आई मेडिटेट क्लब का जो अपना साइट है उसमें एक प्लेलिस्ट होता है, दूसरे चैनल को वी कैन ऐड एज अ प्लेलिस्ट। सो मैं जरूर यतीन जी से, मेरे पास है भी लिंक, सो आई विल पुट दैट एज दैट चैनल एज अ चैनल ऑन द मेडिटेट क्लब। तो सारे अपने व्यूअर्स से, सारे अपने श्रोता है, वो भी उसका लाभ ले सकते हैं, जैसे आपने अपनी लाइफ में उसका लाभ लिया है। सो विल डेफिनेटली मेक दैट अवेलेबल so that other viewers can also watch it. Thank you so much for that reminder, Vijay. एक्चुअली मैंने भी हमारे ये जो वीडियो है ना, वो योग वशिष्ठ चैनल पे डालना शुरू करे थे प्लेलिस्ट में। कभी वो योग वशिष्ठ चैनल की प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहां पे सारी ऋषि नित्य प्रज्ञा जी का भी है, स्वामी ओंकारानंद है, कई सारे अलग अलग संत हैं, उनके सबके वीडियोस वहां पे प्लेलिस्ट में डाले। तो जितना चाहिए उतना बस एक बार प्लेलिस्ट शुरू कर दीजिए, किसी को भी सुनिए, बहुत अच्छे अच्छे बताने वाले लोग हैं। योग वशिष्ठ पे पूरा जीवन बिता चुके हैं, और सुनेंगे आप क्या क्या अनुभव है, किस तरह से बातें करते हैं ना, बहुत सुंदर है। तो अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं आप किसी से भी। पूरा योग वशिष्ठ चैनल ही है प्रॉपर यूट्यूब का। जय गुरुदेव। बाकी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इट्स ऑलरेडी 9 o'clock। यदि नहीं तो फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई मेडिटेट क्लब के ऊपर आप जाएंगे ना, तो वहां पे सब लिस्टिंग मिल जाएगा आपको। Just go on this youtube.com/imeditateclub and if you click on the playlist, वहां पे आपको इन सारे सेशंस के वीडियोस मिल जाएंगे। एंड वहां पे एक चैनल्स होते हैं, उस चैनल्स पे क्लिक करेंगे तो जो चैनल्स मैंने लिस्ट किए हुए वो दिख जाएंगे। वहां पे यू विल गेट द यतीन जी का चैनल भी मैं वहां पे ऐड कर दूंगा आज। सो यू विल गेट टू सी ऑल द चैनल्स ऑफ यतीन जी, as well as if you go to the playlist you will get to see all the sessions जो हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। So with that note,
we'll stop here. See you all tomorrow same time. No, we'll meet around 7:30. So कल का सेशन तो 7:30 को ही होगा, जो अपना रेगुलर टाइम है। तो वीकेंड के लिए मैंने मॉडिफाई किया था। लेट्स मीट टुमारो एट 7:30 फॉर योग वशिष्ठ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।